जी हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं अभय सर आपका डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अपने अप्लाइड फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर में 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है यह 8वें लेक्चर से संबंधित है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे अपकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्रीय बल। अब आज का आपका होगा, इसके बाद हमने पढ़ा था अपकेंद्रीय बल भी कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे अपकेंद्रिता का सिद्धांत और सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग, आपका जो लाइव क्लास था कुछ रीजन वेस्ट टेक्निकल, यह क्लास आपका थोड़ा से खराब हो रहा था, जिसके कारण आपका यह क्लास अब रिकॉर्डेड जाएगा। केवल आज के लिए यह क्लास रिकॉर्डेड है, नेक्स्ट डे से हम लोग फिर एक दूसरे से लाइव जुड़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का आपका जो टॉपिक है वह अपकेंद्रिता है। क्या है अपकेंद्रिता? अपकेंद्रिता किसे कहते हैं या सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं ना, अपकेंद्रिता या सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं? तो बच्चों आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रिता वह युक्ति है जो द्रव के अंदर भारी व हल्के कणों को अलग करने के काम आती है। फिर से एक बार, अपकेंद्रिता वह युक्ति या वह डिवाइस है जो द्रव के अंदर भारी व हल्के कणों को अलग करने के काम आती है। ठीक है बच्चों, अब इसका सिद्धांत एक तरह से देखेंगे अगले टॉपिक में, लेकिन ये करता क्या है? ये हल्के कणों को द्रव के केंद्र की ओर और भारी कणों को द्रव के परिधि की ओर, परिधि मतलब हम कह सकते हैं हमारा द्रव जिस बर्तन में भरा होगा, जिस वेसल में भरा होगा उसके परिधि की ओर, और जो छोटे कण होंगे, हल्के कण होंगे, उसे द्रव के केंद्र की ओर विस्थापित कर देता है। एक बार फिर से, हल्के कण द्रव के केंद्र की ओर और जो बड़े कण होते हैं वह द्रव के परिधि की ओर चले जाते हैं। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, उदाहरण को समझते हैं ना। तो सबसे पहले आपके घर पर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप सभी लोगों के घर पे वॉशिंग मशीन होगा, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका वॉशिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, आप कपड़े धुलते होंगे, तो जब कपड़े धुलते होंगे तो कपड़ों के जो बड़े कण होते हैं, जो गंदगी होती है, वह जो बर्तन में अपना घूमता है इस तरह से कपड़ा हमारा उसके परिधि की ओर चला जाता है, और जो हल्के कण होते हैं वह केंद्र की ओर आसानी से हमारा कपड़ा क्या होता है, धुल जाता है ना। फिर उसके बाद एक जीता जाता है जागरा उदाहरण आपको बताते हैं। हमारी मम्मी, आपकी मम्मी घरों में दूध से मक्खन निकालती है ना, घरों में दूध से मक्खन निकालती है। इसके लिए एक बर्तन लेती है, उसमें डेली जो दूध का क्रीम होता है जिसे हम मलाई कहते हैं, उसे मारकर उस बर्तन में रखती है, और 2-3 दिन बाद उसे एक मथनी होता है ना, वो मथनी होता है, उसकी सहायता से वो करती क्या है, मक्खन निकाल लेती है ना कुछ दिनों के बाद, यानी उसे घी निकालना कहते हैं ना। ठीक है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे चीनी मिल, चीनी का प्रोडक्शन चीनी मिलों में इसी सिद्धांत पर किया जाता है ना। और बात समझ ली, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, वॉशिंग मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन, और चीनी मिल, चीनी बनाने की मशीन। ये हमारे एग्जाम्पल थे अपकेंद्रिता के, सेंट्रीफ्यूज के। आपको इतना बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक क्या है हम इसे देखते हैं। अपकेंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अपकेंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आपको हमने बताया यह जो अपकेंद्रिता होता है यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मेन कार्य क्या है? यह द्रव के अंदर द्रव के बड़े कणों को परिधि की ओर और छोटे कणों को केंद्र की ओर विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यह था हमारा अपकेंद्रिता का सिद्धांत। हम लोग प्रूव करेंगे कि किस तरह से यह द्रव के बड़े कणों को परिधि की ओर और छोटे कणों को केंद्र की ओर विस्थापित करता है। ठीक है,
इतना बात आपने देखा। हमने माना कि जो बड़ा कण है, जो बड़ा पार्टिकल है, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम और जो छोटे पार्टिकल है उसके द्रव्यमान स्मॉल एल है। ठीक है बाबू, हमने माना जो बड़ा कण है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और जो छोटा कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, जो बड़ा कण है वो परिधि की ओर होगा, इसलिए उसकी सेंटर से दूरी यानी त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, और जो छोटा कण होगा वो केंद्र की ओर होगा, तो उसकी सेंटर से दूरी त्रिज्या या रेडियस कह सकते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, तो देखिए दोनों जो कण है कौन सी गति करेंगे, कौन सा मोशन, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। इसलिए दोस्तों उन दोनों कणों पर एक समान अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, यानी हम कह सकते हैं बड़े कणों पर अभिकेंद्र बल बराबर छोटे कणों पर अभिकेंद्र बल, यानी स्मॉल पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू बिग पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए हम इसे यहां से समझते हैं ना, आपका अपकेंद्रिता का सिद्धांत क्या होता है। तो हमने आपको बताया यह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है साथी, इसके द्वारा द्रव के अंदर, यहाँ पे द्रव्य नहीं रहेगा, यहाँ पे द्रव रहेगा, आप लोग द्रव नोट कर लीजिएगा ना। इसके द्वारा द्रव के अंदर हल्के कण को केंद्र की ओर तथा भारी कण को परिधि की ओर विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। फिर आगे आते हैं, फिर हमने माना हल्के कण का द्रव्यमान स्मॉल एम व त्रिज्या आर है, यानी उस हल्के कण की केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। ठीक है सो दोस्त, अब आगे, तथा भारी कण का द्रव्यमान मास कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है, यानी भारी कण जो है वह सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, तो कैपिटल आर की दूरी पर है। तथा भारी कण का वेग वह इस पर एक समान अभिकेंद्र बल कार्य करता है, तथा हल्के तथा भारी कण का वेग और दोनों पे एक समान अभिकेंद्र बल कार्य करते हैं ना, दोनों का वेग समान होगा, क्योंकि दोनों कौन सी मोशन करेंगे, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। तो दोस्त दोनों पे की वेग समान होंगे, वेलोसिटी, और दोनों पर लगने वाले अभिकेंद्र बल सेम होंगे। तो कह सकते हैं हम कि हल्के कण पर अभिकेंद्र बल बराबर भारी कण पर अभिकेंद्र बल। ठीक है दोस्त, तो हल्के कण पर अभिकेंद्र बल हो जाएगा स्मॉल एम v² अपॉन स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि हल्के कण के मास को हमने स्मॉल एम माना है और हल्के कण के रेडियस को, केंद्र से दूरी को हमने स्मॉल आर माना है। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति, तो दोनों के वेग सेम होंगे, और वेग क्या है हमने भी मान लिया। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा भारी कण पर अभिकेंद्र बल। भारी कण पर अभिकेंद्र बल क्या होगा दोस्त, तो इसे देखते हैं। हमने भारी कण के मास को कैपिटल एम माना है अकॉर्डिंग टू हमारे मानने के अनुसार। ठीक है, और दोनों के वेग सेम है, हमने भी माना, v² हो गया। ठीक है, कैपिटल एम के सेंटर से दूरी कैपिटल आर है, आर हुआ। और दोस्त ये आपका v² दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहां से देखिए आपका m अपान आर इक्वल टू कैपिटल एम अपान कैपिटल आर मिलेगा। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आगे आते हैं, तो आगे क्या है साथी, आगे आपका है, ठीक है, तो आगे आपका हो जाएगा कैपिटल एम अपान स्मॉल एम। हम इसको यहां पे भेज देते हैं, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाता है, हम इसे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा दोस्त आपका कैपिटल आर अपान स्मॉल आर, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। देखिए एक तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि जो बड़े कण होंगे वो परिधि की ओर और जो छोटे कण होंगे वो केंद्र की ओर, मतलब केंद्र से कुछ दूरी पर। केंद्र की ओर का मतलब यही है कि केंद्र से कुछ दूरी पर होंगे, ना कि एकदम केंद्र पर ही होंगे, तो वहां पे आपका रेडियस 0 हो जाएगा। ये तो आप भी जानते होंगे ना साथी। तो आइए हमने इतना देखा। अब देखिए वो जो बर्तन में या बड़े और छोटे कण रखे होंगे, बर्तन का वॉल्यूम आयतन सेम होगा दोनों कणों के लिए। तो आइए देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं साथी, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
तो हम जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू डेंसिटी, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा द्रव्यमान अपान आयतन, द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, अब एक नया पेज सिलेक्ट करते हैं और नए पेज से हम लोग जोरदार तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, ये हुआ नया पेज सिलेक्ट और इसे हमने किया बड़ा और पीछे आपको एक बार धीरे से देते हैं, देखा क्या कर देते हैं, एक बार पीछे हम लोग देख लेते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपान आयतन। ठीक है, हम इसको देते हैं लिख। ठीक है, हमने लिखा यानी डेंसिटी क्या होगा, हमने माना कि जो बड़ा कण है उसका घनत्व कैपिटल डी है और जो छोटा कण है, जो बड़ा कण है उसका घनत्व कैपिटल डी और उसका द्रव्यमान क्या है बाबू, कैपिटल एम है। और आयतन बड़े कण है या छोटा कण है, दोनों एक ही बर्तन में रखे हैं तो दोनों के आयतन बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो हमने माना कि बर्तन का आयतन कैपिटल भी है, क्या है, कैपिटल भी। ये हमारे बड़े कण का द्रव्यमान था। ठीक है, तो आपको दोस्त क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी हुआ। तो बड़े कण का द्रव्यमान कैपिटल एम इक्वल टू क्या है, बड़े कण का घनत्व इंटू बर्तन का आयतन भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन भी। आइए हम इसे आपको एक बार फिर अच्छे से बताते हैं ना। देखिए, हमने माना, हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो बड़े कण का घनत्व क्या हो जाएगा दोस्त, बड़े कण का घनत्व क्या हो जाएगा आपका, डी इक्वल टू, या फिर कह सकते हैं बड़े कण के लिए, कण के लिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त आपका, पूरा इरेज करते हैं, आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। हम इसे देखते हैं ना दोस्त, लिखेंगे यहां पे बड़े कण के लिए, बड़े कण के लिए, बड़े कण के लिए। तो बड़े कण के लिए क्या हो जाएगा दोस्त आपका, कैपिटल डी बड़े कण का घनत्व होगा, उसका द्रव्यमान हमने स्टार्टिंग में ही माना है कैपिटल एम, और बर्तन का जो आयतन है क्या है वो कैपिटल बी, दोनों कण के लिए सेम होगा। तो बड़े कण का द्रव्यमान एम इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी इंटू कैपिटल बी। ठीक है, आई बात समझ में। अब उसी तरह छोटे कण के लिए, छोटे कण के लिए, तो छोटे कण के लिए क्या हो जाएगा दोस्त आपका, यहां से देखेंगे तो माना हमने छोटे कण का डेंसिटी डी, द्रव्यमान स्मॉल एम है, स्टार्टिंग में ही माना है। बर्तन है दोस्त, तो बर्तन का आयतन प्रत्येक जगह सेम होगा, चाहे आप बड़े कण रखे या छोटे कण। ठीक है, भी हो जाएगा। तो यहां से आपके छोटे कण का द्रव्यमान एम इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू कैपिटल भी, स्मॉल डी इंटू कैपिटल भी। ठीक है दोस्त, आते हैं अपने पहले पेज पे, हम इसे बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम छोटे एम और बड़े एम यानी स्मॉल एम और कैपिटल एम का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो कहेंगे एम तथा एम का मान, एम का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है दोस्त, अब इक्वेशन एक क्या आपका, हमने पीछे पढ़ाया आपको, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इक्वल टू क्या है आपका, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इसी में मान पुट कर देते हैं। तो कैपिटल एम का मान क्या है आपका, डी इंटू वी, जहां डी क्या डेंसिटी है, डी क्या है डेंसिटी है ना दोस्त। तो क्या हो जाएगा, डी इंटू वी अपॉन स्मॉल एम का मान कितना है, स्मॉल डी इंटू कैपिटल वी, डी इंटू वी इक्वल टू आर अपॉन आर। देखिए दोनों भी बर्तन के आयतन सेम है, कट जाएंगे तो आपका हो जाएगा डी अपॉन डी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर, कैपिटल डी अपॉन डी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर। ठीक है दोस्त, तो हम यहां से कह सकते हैं, हम यहां से यह कह सकते हैं इस प्रकार, जो बड़ा कण होगा वह केंद्र की ओर, किधर बड़ा कण परिधि की ओर, और जो छोटा कण होगा दोस्त वह केंद्र की ओर चला जाता है।
तो क्या इतना बात अगर सभी लोग को आया है तो आप सभी लोग, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं इस क्लास को देखेंगे, सभी लोग एक बार जरूर क्लास को लाइक कर देंगे। और दोस्त, जितने लोगों ने गलती से अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस परिवार में जुड़ने के लिए, तो आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह जो मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए यह मेहनत किया जा रहा है ना। नेट नहीं चलने के कारण आपकी यह क्लास रिकॉर्डेड भी आपको भेजी जा रही है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वह बाधित न हो। तो इस प्रकार दोस्त, आप सभी लोग इसका जरूर एक बार मनन करने के बाद लाइक जरूर करेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ठीक है ना साथी। तो आइए, हमने यहां से देखा कि बड़े कोण परिधि की ओर और छोटे कोण केंद्र की ओर चले जाते हैं ना। यह था आपके अपकेंद्रिता का सिद्धांत ना। आइए आगे आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है अब से न्यूमेरिकल। क्या होगा हमारा अगला टॉपिक? होगा न्यूमेरिकल। और हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, प्रश्न क्या है। ठीक है दोस्त, तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। क्या फर्स्ट प्रश्न है? एक पिंड 480 चक्कर प्रति मिनट, एक पिंड है। किसी भी प्रश्न को, एक बात आप मेरी पहले सुन लीजिए, तो हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम यह देखते हैं कि क्या दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, हम इस प्रश्न को सबसे पहली बात, हमारी फर्स्ट प्राथमिकता होगी दोस्त, हम इसे 2 बार कम से कम पढ़ेंगे, तब जाकर के सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर इससे पहले हम लोग अपना माइंड लगाते हैं, हो सकता है माइंड हमारा ढेर तेज हो, हम तुर्रम खान हो, तो हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए तुर्रम खान नहीं बनना है, कछुए की चाल से आराम से बढ़ना है। ठीक है, आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी। एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, एक दिन की मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन दोस्त एक दिन सफलता जरूर मिलती है, एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो हमें एक दिन का इंतजार है, ना कि हमें एक दिन की मेहनत का इंतजार है। हमें मेहनत कंटिन्यू करना है और जरूर एक दिन सफल बनकर के दिखाना है। अपने माँ बाप के सर को गर्व से ऊंचा करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत आस लगाए हुए हैं हमसे कि हम एक दिन हमारा बच्चा जरूर सक्सेस होगा। तो आइए दोस्त, इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आते हैं अपने टॉपिक पर ना। तो आपका टॉपिक क्या है? एक पिंड 480 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.4 मीटर घास के वृत्त में चक्कर लगा रहा है। पिंड का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि एक पिंड है जो 480 राउंड पर मिनट की दर से चक्कर लगा रहा है, और जिस वृत्त में चक्कर लगा रहा है घास का है, ग्रास का है ना, जिसका डायमीटर क्या है? 0.4 मीटर है ना, 0.4 मीटर है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या क्या जा रहा है? तो हमसे कोणीय वेग और रेखीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आइए हम नोट करते हैं ना। तो आइए हम नोट करते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्राथमिकता होगा, हम लोग अपने कॉपी पे लिखते हैं साल, जो गिवन डेटा है उसे लिखते हैं। तो लिखेंगे गिवन डेटा। तो क्या क्या दिया है दोस्त? चक्रों की संख्या दिया है ना, m इक्वल टू दे दिया है क्या? 480 राउंड पर मिनट। क्या दिया है? 480 राउंड पर मिनट ना। और हम इसे देखते हैं, अब हम इसे क्या करते हैं, अच्छे से एक बार फिर लिख देते हैं, ताकि आपको ये रिकॉर्डेड क्लास है तो कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये दोस्त दिया है 480 आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है राउंड पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट ना। अब देखिए पर मिनट दिया, हम इसे पर सेकंड बदल देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो दोस्त, एक सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और आपका यह निकल के चला आया आरपीएस यानी राउंड पर सेकंड। यहां से आपका कट गया, m इक्वल टू आया दोस्त कितना? 8 छक 48, 8 का आप लोग टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका 48, यानी 6 का 8 टाइम पढ़ेंगे तो 48 आएगा ना, यानी 8 आरपीएस राउंड पर सेकेंड। हमने n के मान को कैलकुलेट किया। अब कह रहा है कि जो वृत्त है वो घास का वृत्त है, ग्रास का ना,
और यहाँ पे देखिए दिया नहीं तो उसका त्रिज्या है कि क्या है, डायमीटर है। हम यहाँ से अपने से देख लेंगे 0.4 मीटर घास के वृत्त में चक्कर लगा रहा है, तो ये दोस्त दिया है उसका डायमीटर ना, तो d इक्वल टू दे दिया हमारे प्रश्न में, d इक्वल टू 0.4 मीटर। आप जानते हैं कि d बराबर होता है दोस्त, या फिर d बराबर होता है 2r, तो r इक्वल टू हो जाएगा मेरे साथी d/2, क्या हो जाएगा d/2, तो आपका r इक्वल टू हो जाता है d/2, ठीक है, r इक्वल टू हुआ d/2। अब यहां से देखेंगे तो हमने r के मान को फाइंड किया 0.2 मीटर, यहाँ पे आप d के मान को पुट करेंगे 0.4/2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्त 0.2 मीटर। कितना आएगा, तो 0.2 मीटर, ठीक है, आप नोट करेंगे 0.2 मीटर। इस तरह से हमने r के मान को फाइंड किया और n के मान को अच्छे से कैलकुलेट किया ना। और हमसे क्या पूछा जा रहा है हम उसको देखते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसे हम शो करते हैं ओमेगा से, ओमेगा बराबर ज्ञात करना है, रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी ज्ञात करना है, हमें v बराबर ज्ञात करना है दोस्त, ठीक है। तो आइए एक नया पेज सिलेक्ट करते हैं और इसे फिर एक बार जोरदार तरीके से हम पढ़ते हैं ना, ठीक, इसे ऐसे कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। तो देखिए आते पिछले पेज पे, देखते हैं हमारा पिछला क्या प्रश्न था, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें ओमेगा कोणीय वेग और रेखीय वेग फाइंड करना था। तो दोस्त आप हमें यह बताइए n के पदों में कोणीय वेग का फार्मूला क्या होगा, कोणीय वेग का फार्मूला क्या होगा, तो n के पदों में आपके कोणीय वेग का फार्मूला क्या होगा ना। चलिए पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होगा दोस्त 2 पाई n, क्या हो जाएगा 2 पाई n हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 पाई को भी जैसे का तस लिखते हैं, n का मान देखेंगे तो हमने वहां से कितना 8 फाइंड किया था पिछले, देखिए n इक्वल टू 8 rps ना, तो इसी n का मान उठा के वहां पे पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पुट करते हैं तो 2 पाई 8, तो आपका आ जाएगा दोस्त 16 पाई, 16 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो हमने पिछले क्लास में बताया होगा, आप अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वहां से जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा ना दोस्त। तो यहाँ से देखेंगे आपका होता है 16 पाई, और यहाँ पे यूनिट देखेंगे तो आपका रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से हमने कोणीय वेग ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, कोणीय वेग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे देखिए अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेखीय वेग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो आगे हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी। हमने पढ़ाया होगा आपको रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू आर ओमेगा। क्या पढ़ाया होगा, v बराबर आर ओमेगा। यहां से v इक्वल टू हो जाता है दोस्त आर ओमेगा। आर के मान जहां पीछे हमने फाइंड किया है 0.2 फाइंड किया है मीटर, इस आर के मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.2। ओमेगा का मान हमने 16.5 फाइंड किया, 16 कैलकुलेट कर देते हैं दोस्त। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपके रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी v का मान आएगा निकल करके आपका 3.2 पाई। अब इसका फॉर्मूला ये तो था, हमने प्रूव किया, इसका मान कितना आया। अब इसके यूनिट को देखते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कि रेखीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो क्या होगा दोस्त, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको यह भी बहुत अच्छे से आया होगा। तो हमने इन दोनों के मान को क्या कर दिया, फाइंड आउट, और हमारा यह प्रश्न होता है कंप्लीट। अब आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्त नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 100 ग्राम द्रव्यमान के। हमने फिर बताया कि किसी भी प्रश्न को कैलकुलेट करने से पहले बच्चों हम उसे कम से कम 2 बार पढ़ते हैं, उस प्रश्न के सेंस को समझते हैं कि उस प्रश्न का सेंस क्या है ना। जब उसका सेंस समझ जाएंगे हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न के लैंग्वेज को देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास को। क्या प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न है दोस्त, स्क्रीन पर दिख रहा है आपके, क्या है,
100 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर डोरी जो कि अधिकतम 46 न्यूटन का तनाव सह सकती है की सहायता से अधिकतम कितने चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा सकता है, की सहायता से अधिकतम कितने चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा सकता है। तो दोस्त हमसे n बराबर पूछा जा रहा है आरपीएम में, किसमें पूछा जा रहा है, आरपीएम में ना। तो आइए नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 2 मीटर डोरी जो कि अधिकतम 36 न्यूटन का तनाव सह सकती है की सहायता से अधिकतम कितने चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जा सकता है। दोस्त यहां पे हमसे पूछा गया ना राउंड मतलब चक्रों की संख्या, और अभी किसमें, आरपीएम में ना, राउंड पर मिनट की। तो आइए सबसे फर्स्ट हमारा नियम होगा, हम लोग लिखेंगे साल। क्या लिखेंगे, साल। ठीक है बच्चों, क्या क्या दिया है इसके बाद हम लोग प्रीफर करते हैं गिवन डेटा को। तो क्या क्या डेटा गिवन है, यम इक्वल टू कितना है दोस्त, यम इक्वल टू आपका है 100 ग्राम। हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। तो 100 ग्राम बराबर हो जाएगा दोस्त 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और आप जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 kg आया होगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यह पिंड को 2 मीटर डोरी जो कि अधिकतम 36 न्यूटन, या बचपन में कभी एक रस्सी में देखे होंगे गोला बांधा गया होगा और आप उसे ऐसे धरती पर या पृथ्वी पर या हॉरिजॉन्टल क्षैतिज ऐसे ऐसे घुमाते होंगे, ऐसे ऐसे घुमाते होंगे। तो देखिए आप जब घुमाएंगे ना तो जो डोरी की लंबाई होगी वह त्रिज्या की काम करेगी। किसकी काम करेगी, त्रिज्या की काम करेगी। और जो डोरी में तनाव होगा वह अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। किसका, सेंटीपिटल फोर्स का कार्य करेगा। ठीक है दोस्त। तो आइए बच्चों एक बार फिर यहां समझते हैं। तो आपका डोरी की लंबाई मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना हुआ, R इक्वल टू हो गया दोस्त आपका 2 मीटर। यह जो तनाव है डोरी में वो 36 न्यूटन का है जो कि आपका हो जाएगा अभिकेंद्र बल के बराबर F इक्वल टू 36 न्यूटन। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है यम इक्वल टू ज्ञात करना, यानी चक्रों की संख्या हमें ज्ञात करना है ना। तो आइए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्त, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं अभिकेंद्र बल बराबर तनाव बल, अभिकेंद्र बल इक्वल टू डोरी में उत्पन्न तनाव बल ना, डोरी में तनाव बल, डोरी में तनाव बल, तनाव बल। ठीक है दोस्त। तो आपका T इक्वल टू हो जाएगा, या हम इसी को F भी कह सकते हैं। तो दोस्त हमारा हो जाता है F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, mv²/r। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया होगा। आप जाकर के YouTube पर DL Academy सर्च करेंगे, वहां से जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहां पे अप्लाइड फिजिक्स के फर्स्ट के जितने भी लेक्चर हैं एक सीरियल क्रम से प्रोवाइड किया है हमने, आप उसे आसानी से देख सकते हैं ना दोस्त। तो आइए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हम इसे ओमेगा के टर्म में लिखते हैं, किसके टर्म में, ओमेगा के ना। ठीक है, तो आपको हमने एक और बात बताया होगा F इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लिनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा। तो v की जगह r ओमेगा रखेंगे तो कैलकुलेट होकर के कट पिट करके आपके सीधे आएंगे F इक्वल टू r mr ओमेगा स्क्वायर। हमने आपको और पढ़ाया होगा ओमेगा बराबर 2π/t या फिर ओमेगा इक्वल टू 2πn पढ़ाया होगा ना दोस्त। तो आइए इसी में एक बार में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा m r 2πn रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमें हमारे पास सब कुछ है, हमसे m पूछा जा रहा है तो n इक्वल टू हो जाएगा F/m r 4
पाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए एफ का मान है आपके 36 ना, एम का मान है 0.1, आर का मान है आपके दोस्त 2 मीटर। देख लीजिए पीछे से, तो आर का मान है 2 मीटर। अब इसके बाद दोस्त 4 तो जीव का तीव्र रहेगा, और आपका क्या दिया है, पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर कट करते हैं, तो 4 9 36, इससे कट करेंगे तो 4.5 आएगा। क्या आ जाएगा, 4.5। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो जब हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं तो 10/10 को गुणा करेंगे तो आपका ये 45/पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें n का मान चाहिए, तो n का मान हो जाएगा आपके n = हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का मान, और रूट में 45/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा दोस्त आपका रूट में 45/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर। अब ये आपका क्या होगा, रूट में 45 को हम लोग लिखते हैं 9 × 5, तो आपका रूट से बाहर आएगा दोस्त, क्या आएगा बाहर रूट से, तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा रूट से बाहर आएगा 3 × क्या आ जाएगा, 3 × आपका रूट में 5, और यहां से रूट से 5 बाहर आएगा पाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें राउंड पर सेकंड मिला, क्या राउंड पर सेकंड, हमें किसमें बदलना, राउंड पर मिनट में। तो दोस्त हम इसमें पाई में 60 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। इस पूरे वैल्यू में 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, इससे भाग देंगे दोस्त, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो 3.5 × 60/पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 180 × √5/पाई राउंड पर मिनट, ये हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे क्या करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब इसे पाई का मान 22/7 √5 इस तरह से कैलकुलेट करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा मेथड भी हम लोग यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं ना दोस्त। पहले यहाँ से हम ओमेगा का मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग किसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे दोस्त, उसके बाद हम लोग n का मान ज्ञात कर लेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। तो आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, घड़ी की 8 सेंटीमीटर लंबी सेकंड वाली सुई का औसत कोणीय वेग ज्ञात करना। हमें एक घड़ी है जिसकी सेकंड वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबा है, उसका हम लोगों को औसत कोणीय वेग ज्ञात करना है। उसका हम लोगों को औसत कोणीय वेग क्या होगा, इसे ज्ञात करना है ना दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं ना औसत कोणीय वेग। ठीक, तो सबसे फर्स्ट हमारा हो जाता है सालू। क्या हो जाएगा, सालू। घड़ी की 8 सेंटीमीटर लंबी सेकंड वाली सुई का औसत कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। तो आपका जो घड़ी होगा उसमें जो सेकंड वाली सुई है उसका लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी जो आपका वृत्त बनेगा, सर्किल बनेगा, उसका रेडियस कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, प्रायिकता गिवन डेटा। तो हमारा गिवन डेटा हो जाएगा दोस्त कितना, r = 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है, औसत कोणीय वेग यानी ओमेगा = हमसे ज्ञात करना है हमें, हम जानते हैं दोस्त। आप ये बताइए, जब घड़ी की सेकंड वाली सुई एक चक्कर लगाएगी तो वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनाएगी, 2π यानी 360 का। और एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, तो 60 सेकंड का समय लेगी, यानी 1 मिनट का समय लेगी ना। तो चक्रों की संख्या यानी = क्या हो जाएगा दोस्त, 1/60 राउंड पर सेकंड, RPS। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, 60 सेकेंड, 1 मिनट। आप 1 राउंड पर मिनट कह सकते थे, या फिर आप क्या कह सकते थे, 1/60 राउंड पर सेकंड। इतना आपको अच्छे से आया होगा
समझ में। दोस्त अब आगे देखते हैं, हमारे पास कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होगा दोस्त 2 पाई एन। क्या होगा? 2 पाई एन होगा। तो हमारे पास फार्मूला है कोणीय वेग का ना 2 पाई एन, हमने पहले ही बताया है। नहीं तो आप जानते भी, ऐसे भी एक चक्कर लगाएगी तो 2 पाई का कोण घूमेगी, और सेकंड वाली सुई है तो 60 अंश का 60 सेकंड घूमेगी ना। ठीक है, तो हम इसमें 60 से डायरेक्ट भाग दे देते तो भी हमारा निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई ज्यों का त्यों, एन का मान 1/60 काट देते हैं, 30 हो जाएगा दोस्त। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू पाई/30 क्या? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा साथी? आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा ना। तो यह था हमारे इस प्रश्न का आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्लास को रिवाइंड भी कर सकते हैं, 1x 2x 1.5x, आपका जितने भी मन करे आप उतने पर भी देख करके आराम से नोट्स भी बना सकते हैं ना दोस्त। तो आइए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्लास पे, अपने अगले टॉपिक पे। आपका अगला क्या प्रश्न है इसे देखते हैं, फिर क्या इसके बाद भी कोई प्रश्न है उसे देखते हैं ना। हाँ, तो अभी 2 प्रश्न और आपके रह गए हैं, हम इसे कैलकुलेट करने के बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जो कि आपका नेक्स्ट चलेगा ना दोस्त। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे 2 बार जरूर पढ़िए, पढ़ने के बाद बताइएगा ये आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ते हैं। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान 1 मीटर लंबी डोरी को एक सिरे से बांधकर जिसका दूसरा सिरा स्थित है, कहां स्थित है नहीं पता ना, क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। यदि 6/पाई चक्कर प्रति सेकंड लगाता हो तो डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए ना। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर लंबी डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरा सिरा हाथ से पकड़कर ना, ये थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। ठीक है, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, ठीक है दोस्त, है 1 मीटर लंबी डोरी को एक सिरे से बांधकर, फिर से प्रश्न देखेंगे, प्रश्न थोड़ा सा इधर है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। 1 मीटर लंबी डोरी है, अच्छे से पढ़ते हैं ना, अच्छे से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न लिखेंगे थोड़ा इधर है। 1 मीटर लंबी डोरी है जिसके एक सिरे से, हम आपको इस प्रश्न को दोबारा बोल देते हैं, अच्छे से बोल देते हैं ना। कोई डोरी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसके एक सिरे से 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड बना है तथा दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है ना, क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तो होता क्या है बच्चों, हम इसे देखते हैं। यदि 6/पाई चक्कर प्रति सेकेंड लगाता हो, यानी जो पिंड है वह 6/पाई चक्कर प्रति सेकेंड लगाता है, जो पिंड है वह 6/पाई चक्कर प्रति सेकेंड लगाता हो तो डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से प्रश्न हम बोलेंगे। एक डोरी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसके एक सिरे पर 0.2 किलोग्राम का पिंड बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है ना। ठीक है दोस्त, तो जो पिंड है वह 6/पाई चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूमता है। ठीक है, तो हमारा जो डोरी है उसमें क्या तनाव उत्पन्न होगा उसे हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्त, हमने प्रश्न को आपको बोला, हम लिखते हैं सालू। क्या लिखते हैं? सालू। क्या क्या दिया है? तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रायिकता होती है, क्या होती है दोस्त? गिवन डेटा लिखते हैं, दिया है ना। तो क्या क्या दिया है दोस्त? तो पिंड का द्रव्यमान m इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है। चक्रों की संख्या m इक्वल टू दे दिया क्या? 6/पाई राउंड पर सेकेंड, यह भी दिया। और क्या दे दिया? डोरी की लंबाई, यानी डोरी की लंबाई उसको बांध के घुमाएंगे तो लंबाई त्रिज्या की काम करेगी। ठीक है दोस्त, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 मीटर हो गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? डोरी में तनाव। जब किसी पिंड के एक सिरे को किसी रस्सी से बांधकर, जब किसी रस्सी से किसी पिंड को बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो वह एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल होता है ना दोस्त। तो इसलिए जब पिंड एक समान वृत्तीय गति करेगा तो डोरी में तनाव अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए बच्चों आगे देखते हैं, हमसे पूछा क्या जा रहा है।
तो हमसे टी बराबर पूछा जा रहा है। तो डोरी में तनाव बराबर अभिकेंद्र बल, डोरी में तनाव बराबर इक्वल टू अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है दोस्त, हमने आपको पढ़ाया होगा अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या, F बराबर, यहां से F बराबर T हो जाएगा, अभिकेंद्र बल का फार्मूला लिख देंगे तो m v स्क्वायर अपॉन r पढ़ाया होगा। यहां से इसे हम लोग एक और फार्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक और फार्मूला होता है दोस्त एम आर 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब सभी मान को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एम का मान कितना है दोस्त 0.2, आर का मान है 1, 4 का ज्यू का त्यू, पाई स्क्वायर भी ज्यू का त्यू, एन का मान है 6/पाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 6/पाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो दोस्त आपको ये पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 0.2 में, तो 36 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 72 यानी 7.2 हो जाएगा दोस्त। अब इसका मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो आप बताएंगे 7 चौक कितना 28, 2 चौका 8, मतलब कि 28.8 आ जाएगा, कितना 28.8 न्यूटन का तनाव बल डोरी में क्या होगा कार्य करेगा। आप इसे अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्त। 0.2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 0.8 का मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे, 6 में पहले कीजिए क्योंकि गणना को आसान बनाना है ना, तो 6 में करते हैं दोस्त, 8 6 48, 4.8 होगा। और फिर एक और 6 बचा, इसे 2 बार लिख लेते हैं इजी बनाने के लिए, तो क्योंकि व्यवहारिक गणित का यूज करेंगे आप जब भी अपने एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, अपने व्यवहारिक गणित का यूज करेंगे ना, क्योंकि कैलसी अलाउ नहीं होता है ना साथी, तो इसलिए आप जब अपने व्यवहारिक गणित का यूज करते हैं इसे 6 × 6 लिखिए और इसका 4 को 0.2 में गुणा करेंगे 0.8 हो जाएगा, 0.8 का 6 में करेंगे 4.8 हो जाएगा। अब 6 को 3 × 2 लिखिए ना, और 4.8 का 2 में गुणा करेंगे 2 में 9.6 हो जाएगा, कितना 9.6। और 9.6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें दोस्त 3 में, तो 9 3 27 और 6 3 18, जोड़ दीजिए 270 में 18 288, 10.1 अंक बाद तो 28.8 न्यूटन। ये आपका व्यवहारिक गणित था, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको इतना आया होगा समझ में। तो प्यारे दोस्त आते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है इसे देखते हैं ना, चलिए। तो दोस्त प्रश्न है 50 ग्राम द्रव्यमान का 1 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए 15 टन पाई चक्कर प्रति सेकंड लगाना है। अब किसको लगाना है, यह प्रश्न बड़ा इधर है ना दोस्त। तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, तो जब आपका लाइव क्लास चलेगा ना, क्योंकि थोड़े से प्रश्न में इधर है, हम इस प्रश्न को बना देंगे तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो बस मेरे प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव क्लास होगी, क्योंकि इसके पहले कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क इश्यू होने के कारण आपकी आज की क्लास लाइव क्लास नहीं चल पाई है साथी, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट डे से लाइव जुड़ेंगे। आप सभी लोग क्लास को जरूर पसंद करते हैं तो एक बार जरूर लाइक करेंगे, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अपने इस परिवार को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आप लोगों पर टाइम टू टाइम जाता रहे। ठीक है दोस्त, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।